हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि गॉस के प्रमेय का उपयोग करके किसी अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। मतलब कि आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, और वो भी गॉस के प्रमेय का उपयोग करके। इससे पहले हम लोग लेक्चर में जब हम विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे उस समय हम लोग अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, लेकिन उस समय हम लोग गॉस के प्रमेय का उपयोग नहीं किए। इस बार हमें गॉस के प्रमेय का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र निकालना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं ये कैसे होता है। देखिए, हेडिंग क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। इसमें हमें गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक चालक बनाते हैं अनंत लंबाई का। देखिए, इसे मान लीजिए मेरे पास एक अनंत लंबाई का ये एक चालक है जिस पर Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। ये Q आवेश इस पर समान रूप से फैला है, ये अनंत लंबाई का है, इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत, ठीक है। तो इससे हमें कुछ दूरी पर, मान लीजिए कि इस छड़ से ये जो रॉड है आवेशित चालक है, इससे हमें r दूरी पर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। इस आवेशित चालक के कारण यहाँ तो कुछ विद्युत क्षेत्र होगा ना। अगर मान लीजिए ये धन आवेश है, इस पर धन आवेश फैला हुआ है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बाहर की ओर होती है, ठीक है। और एक चीज देखिए, ये पूरा आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है और दोनों तरफ अनंत लंबाई का है, मतलब कि दोनों तरफ लंबाई अनंत है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ये नहीं समझना है कि इधर होगा इधर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा समझेंगे तो देखिए, थोड़ी चीज समझते हैं यहाँ पे। अगर मान लें कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। तो मान लेते हैं कि DE आएगा इधर, तो DE का दो कंपोनेंट होगा, हम लोग ऐसा पहले ही पढ़े। एक DE का इधर आएगा DE cos थीटा, और DE जिससे मान लीजिए यहाँ पे थीटा बन रहा है, और इधर कितना आएगा DE sin थीटा। पढ़े है ना कि जिधर थीटा बनता है उधर घटक DE cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता इस DE का इधर घटक DE sin थीटा। अब इस बिंदु से उतने ही नीचे तो हम एक और DL काट लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, और यहाँ पे DQ आवेश है, यहाँ पर भी DQ आवेश था, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, मतलब इस DQ के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। तो अगर ये थीटा मान लिया जाए, देखिए ये अगर हम थीटा मान ले तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना, ठीक। तो इस DE का फिर से दो कंपोनेंट आएगा, दो घटक आएगा। ये थीटा बन रहा है तो इस DE का फिर से एक घटक, इसी में दो घटक DE cos थीटा आएगा, ठीक है, और इधर घटक DE sin थीटा, इस DE का। अब सुनिए, ये DE sin थीटा का डायरेक्शन नीचे है और इस DE sin थीटा का डायरेक्शन ऊपर है, और ये दोनों परिमाण में बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो टोटल डायरेक्शन, मतलब कि इतने आवेश के कारण कुल डायरेक्शन किधर आ रहा है, इस छड़ के लंबवत आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी लंबाई ऊपर है उतनी ही लंबाई नीचे है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये अनंत लंबाई है, तो अनंत ऊपर भी है अनंत नीचे भी है, तो दोनों तरफ बराबर है। अगर बराबर नहीं होता तो डायरेक्शन इधर भी आ सकता था, इधर भी आ सकता था, मतलब कुछ इस तार के लंबवत आ सकता था और कुछ इस तार का समानांतर भी आ सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इसके कारण भी, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, तो इसके एक घटक इधर और एक घटक इधर। फिर उसी तरह इतनी ही दूरी पर एक यहाँ से विद्युत क्षेत्र ऐसे जाएगा तो एक घटक इधर और एक घटक इधर, तो उस समय भी ऐसे ही DE sin थीटा नीचे, DE sin थीटा ऊपर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें एक चीज समझ में आता है कि चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगा, ठीक है। ये डायरेक्शन क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसे मिटाते हैं हम लोग। बस ये समझना था कि डायरेक्शन किधर आएगा,
यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। अब हमें इससे यहाँ पर देखिए r दूरी पर हमने एक बिंदु P माना है और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, हमें जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो गॉस के प्रमेय का उपयोग करके निकालना है, मतलब गॉस का प्रमेय इसमें उपयोग करना है। तो गॉस का प्रमेय जो होता है वो क्या होता है, गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर तो कोई बंद पृष्ठ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक काल्पनिक बंद गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। क्या चीज, एक काल्पनिक बंद गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। गॉसियन पृष्ठ मतलब वैसा पृष्ठ जिसके लिए हम लोग गॉस के प्रमेय का नियम लगा सकते हैं। वैसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पृष्ठ पे हम लोग गॉस के प्रमेय का नियम, मतलब जो गॉस का प्रमेय है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें एक गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ बनाना पड़ेगा, और वो गॉसियन काल्पनिक पृष्ठ कैसा होगा यही हमें सोचना है। तो ध्यान से सुनिए, एक और मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक चालक छड़ है जिस पर आवेश फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है, मानिए यहाँ पर एक बिंदुवत आवेश है। तो एक बिंदुवत आवेश प्लस क्यू है, तो इससे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चारों तरफ फैलता है, ऐसे चारों तरफ बराबर फैलता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये मतलब एक समान रूप से चारों तरफ फैलता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक छोटा सा आवेश, मतलब इस पॉइंट पे ये छोटा सा आवेश है, ऐसे तो बहुत सारा इस पर आवेश है, लेकिन हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पर एक छोटा सा आवेश है। तो इस छोटे से आवेश के कारण देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे चारों तरफ होगा, ऐसे चारों तरफ होगा। उसी तरह हम यहाँ की बात करें तो विद्युत क्षेत्र फिर से ऐसे चारों तरफ होगा। फिर यहाँ की बात करें तो फिर से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे चारों तरफ एक समान रूप से होगा। यानी कहने का मतलब, अगर थोड़ा सा कल्पना कीजिए, यहाँ पे देखिए ये एक चालक छड़ है, इस पर क्यू आवेश फैला हुआ है। तो इससे इतने दूरी पर मान लीजिए कि ये चालक छड़ है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे विद्युत क्षेत्र निकलेगा इतना दूर, फिर यहाँ से विद्युत क्षेत्र ऐसे फैलेगा, फिर यहाँ से विद्युत क्षेत्र ऐसे फैलेगा, फिर नीचे से विद्युत क्षेत्र ऐसे फैलेगा, विद्युत क्षेत्र ऐसे फैलेगा। तो थोड़ा सा अगर कल्पना किया जाए तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र ऐसे बेलनाकार होगा, मतलब एक निश्चित दूरी पर, जैसे मान लीजिए कि इतना दूरी पर विद्युत क्षेत्र देखना है तो उतना विद्युत क्षेत्र तो ये चारों तरफ होगा ना, मतलब ऐसे देखिए, ऐसे इसके चारों तरफ तो उतना विद्युत क्षेत्र होगा। ये बात थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा, ये मतलब एक निश्चित दूरी पर उसके चारों ओर ऐसे विद्युत क्षेत्र होगा बेलन के आकार का, और जो विद्युत क्षेत्र होगा ऐसे, मतलब ये दूर चारों तरफ फैलेगा। फिर इतना भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और बड़ा हो सकता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाएगा उतना विद्युत क्षेत्र ऐसे बेलन की तरफ फैलता जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो आर त्रिज्या का है, आर त्रिज्या के कारण एक यहाँ पर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ कल्पना करेंगे। क्यों बेलनाकार, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ऐसे चारों तरफ निकल कर फैल रहा है, ऐसे बेलन की तरह नीचे तक पूरा। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए, इसके चारों ओर बेलनाकार होना चाहिए। तो गॉसियन पृष्ठ एक बनाते हैं हम, देखिए यहाँ पे इधर भी ठीक है, ये आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो गया। अब सुनिए, और इस मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई एल है, ये बेलन का लंबाई एल है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये आर है। ठीक है, अब देखिए गॉस का जो प्रमेय बना था वो गॉस का प्रमेय किसके लिए है, फ्लक्स के लिए है। गॉस का प्रमेय फ्लक्स निकाला जाता है ना, गॉस का प्रमेय फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स, ये फ्लक्स फाई है। फ्लक्स फाई का फॉर्मूला भी एक और होता है सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए, मतलब अनियमित आकार के लिए, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ऐसा हम लोग पढ़े हैं फ्लक्स के बारे में, पिछले लेक्चर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये थीटा क्या होता है, ये थीटा जो होता है वो विद्युत क्षेत्र
और क्षेत्रफल सदिश के बीच का होता है। क्या चीज होता है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है, ये पीछे बताया भी थे लेक्चर में, ये कोई पृष्ठ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? इसके तल के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। ठीक है, इतना बात पहले हम लोग पढ़ ही चुके थे, एक बार रिवीजन भी हो गया। चलिए अब देखते हैं। तो गॉस का जो प्रमेय हमें लगाना है वो फ्लक्स के लिए लगाना है, मतलब कि पहले हम फ्लक्स निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूले से हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए यहां पर हमें दो तीन पृष्ठ दिख रहे हैं। देखिए एक पृष्ठ ऊपर है ऐसे, एक नीचे है, मतलब ऐसे कल्पना कीजिए इसके चारों ओर एक बेलन है। ठीक है, इसके चारों ओर कोई एक बेलन है। ऐसे देखिए मेरे पास कुछ एक डब्बा जैसा है, ये मान लीजिए कि ये एक बेलन है ऐसा, इसके अंदर ये वाला जो मार्कर है वो क्या है? ऐसे चालक है, और इसके चारों तरफ ये क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। तो क्या होगा कि इसके ऊपर एक पृष्ठ है, ये वाला एक ऊपर पृष्ठ है और एक नीचे पृष्ठ है, और ये एक वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है। तो मेरे पास तीन पृष्ठ है, 1 2 और 3। ये वृत्तीय पृष्ठ है और ये वक्र पृष्ठ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये मान लेते हैं कि ये पृष्ठ जो है इसको हम 1 पृष्ठ बोल देते हैं, फर्स्ट पृष्ठ, इसको नाम दे देते हैं सेकंड पृष्ठ, और ये जो वक्र ऐसे पृष्ठ है इसको हम तीसरा पृष्ठ बोल देते हैं। तो हमें तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, क्योंकि गॉस का प्रमेय फ्लक्स के लिए ही बना है। तो पहले तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स देखेंगे। ठीक है, देखिए अब ये जो ऊपर का पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे ऊपर की ओर होगा, ये इसका डीए वेक्टर ऊपर की ओर होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखिए ये जो पृष्ठ है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत क्या होता है? ऐसे ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इसका भी तल के लंबवत नीचे की ओर होगा, इसका तल के लंबवत ऐसे बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर है, और इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, ये देखिए विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर इस तल की बात करते हैं, तो इस तल पर भी हम समझ सकते हैं, यहीं पर समझते हैं इस पॉइंट पे। देखिए इस तल के लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? बाहर की ओर होगा, सही है। फिर इस मतलब तल के लिए एरिया वेक्टर बाहर की ओर हो गया। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। ये बात समझ पा रहे हैं? देखिए तल के लंबवत एरिया वेक्टर बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? यहाँ पर 0 डिग्री होगा। यहाँ पर देखिए इनके और इनके बीच का एंगल, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री। फिर इस तल की बात कीजिए, देखिए यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो इसका एरिया वेक्टर लंबवत क्या होगा? ऐसे लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, लंबवत बाहर की ओर, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? ऐसे इस चालक तार के कारण बाहर की ओर ऐसे विद्युत क्षेत्र होगा, ये ई वेक्टर। ठीक है, तो यहां भी थीटा बराबर 90, यहां भी थीटा बराबर 90, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना? यहाँ पे थीटा बराबर 0। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई बराबर। ठीक है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो देखिए इसमें कितने पृष्ठ है? 1 2 और 3। ठीक है, तो मतलब कुल फ्लक्स तीनों पृष्ठ से गुजरेगा ना, तो तीनों के लिए देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कुल फाई बराबर क्या होगा? फाई 1 इसके लिए हम बोल देते हैं, पहले पृष्ठ के लिए फ्लक्स फाई 1 नाम दे देते हैं, दूसरे के लिए
φ2 और तीसरे के लिए φ3। तो φ1 कितना होगा, फाइ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तो फाइ बराबर, देखिए φ1 क्या होगा, φ1 इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 डिग्री, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला पड़े है ना, विद्युत फ्लक्स फाइ बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी ए cos थीटा। ये पिछले लेक्चर में हम विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एक और होता है गॉस के प्रमेय से फाइ बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस के प्रमेय से, और ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों फ्लक्स का ही है। अब देखिए ये हो गया, सॉरी देखिए φ1 कितना है, ई डी ए cos 0 नहीं बल्कि कितना होगा 90 डिग्री, ये φ1 है ना, तो ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्लस φ2 लिखते हैं। देखिए φ2 कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए cos 90, ये भी देखिए यहाँ पे φ2 डी ए और ई वेक्टर और डी ए के बीच 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 प्लस φ3 के लिए लिखते हैं, तो φ3 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन ई डी ए cos, ये वेक्टर नहीं होगा, cos 0 डिग्री। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल से बीच के ये बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो था वो पहले वृत्तीय पृष्ठ के लिए था, ठीक है, ये मतलब दूसरे वृत्तीय पृष्ठ के लिए है और ये वक्र पृष्ठ के लिए है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अगर लिखना चाहते तो थोड़ा लिख सकते थे यहाँ पे, चलिए छोड़िए ऐसे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, फाइ बराबर ये देखिए cos 90 कितना होगा 0, cos 90 0 तो बाकी सब 0, प्लस cos 90 0 तो ये सब भी 0, क्योंकि फ्लक्स में हम लोग पढ़े थे कि जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल से जिसके बीच का कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो गुजरने वाला फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। ये पिछले लेक्चर में पढ़े थे, यहाँ पर भी देखिए 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स 0। अब इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0 का मान कितना होगा, cos 0 1, तो ये हो गया। गॉस के प्रमेय से हमें गॉस का प्रमेय उपयोग करना है, गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाइ बराबर क्यू बटे में कितना एप्सिलॉन नॉट, गॉस का प्रमेय यही तो कहता है फाइ बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए फाइ का हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, ठीक। ये 0 ये 0, इन देखिए ये विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र को हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन में क्या बचा डी ए, तो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ई बराबर, देखिए डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं फाइ बराबर देखिए ई और ए, देखिए ये वाला जो इंटीग्रेशन हम लोग कौन से पृष्ठ की बात किए हैं, ऐसे वक्र पृष्ठ की ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग 10th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वेलन के लिए 2 पाई r h होता है, h हाइट होता था, यहाँ पे हाइट h नहीं बल्कि लंबाई क्या है l है, ये लंबाई कितना है l है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, देखिए ये क्षेत्रफल 2 पाई r l, ठीक है। और फाइ क्या जगह पे ये लिखना था ना, फाइ क्यों लिखे, ये क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें विद्युत क्षेत्र ई निकालना था, तो विद्युत क्षेत्र देखिए कितना होगा, ई बराबर ये सब इसके बटे में आएंगे, क्यू बटे में देखिए 2 पाई, इसको पहले लिख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या चीज, यहाँ पे आर और एल, ये सब बचा। सिर्फ हमने क्या कुछ नहीं किया, बस ये सबको हमने क्या कर लिया बटे में ला दिया,
अब एक और चीज देखिए, यहां पर ये Q क्या है, ये Q आवेश है, ठीक है, ये Q आवेश है। तो अगर आवेश को हम घनत्व में लिखना चाहें तो देखिए, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर होता है Q/L। ये हम लोग रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व पहले पढ़ चुके हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है, Q/L। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये गुणा होगा तो लेमडा इंटू एल हो जाएगा ना, ये गुणा होगा। तो अब यहां से देखिए, Q के जगह पे क्या रख सकते हैं, E बराबर Q की जगह पे लेमडा इंटू एल बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एल, सही है। अब देखिए, एल से एल तो कट जाएगा ना, ये एल से एल कट गया, यहाँ E बराबर देखिए, यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो करते क्या है, थोड़ा सा इसमें ऐसा करते हैं कि 2 से गुणा भाग कर लेते हैं। देखिए, ऊपर 2 लेमडा, ये 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में कितना आर। देखिए, 2 से गुणा भाग करने से हमें क्या मिला, ऊपर कुछ नहीं तो हम ऐसे 1 लिख सकते हैं ना, 1 गुणे 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसका मान होता है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान होता है, के बराबर लिखते हैं ना हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E बराबर इस पूरे जगह पे के का मान हम लोग पढ़ चुके हैं, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के जगह पे ये 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा के 2 लेमडा बाई आर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर 2 के लेमडा बाई आर। ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा यहां पे समझना था कि हमें गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाना है। उसके बाद तीनों पृष्ठों से फ्लक्स देखना था। फ्लक्स कैसे देखते हैं कि ये क्षेत्रफल से दिस ऊपर, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे थीटा 90, यहाँ पर भी थीटा 90, और यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच थीटा 0। तो इनके लिए तो विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो ये φ1 और φ2 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए φ2 और ये φ1, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा φ3। तो ये और ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा। उसके बाद फाई की जगह पर हमने Q बटे एप्सिलॉन नॉट रखा, E को बाहर किया, dA का इंटीग्रेशन A आया, बाकी सोल्व हो गया। बहुत सिंपल था, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज अगर थोड़ा सा लिखना होगा हेडिंग के बाद, तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक, ठीक है, जिस पर Q आवेश समान रूप से फैला हुआ। इस आवेशित चालक से R दूरी पर, देखिए इस चालक से R दूरी पर एक बिंदु T है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर से सुनिए, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है जिस पर Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। इतना लिखने के बाद इस चालक से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। उसके बाद ये गॉसियन पृष्ठ बनाना है, सब डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। अब इसमें ये हो गया, इसे मिटाते हैं। अब तो लगभग ये हो ही गया, अब इसमें कुछ नहीं सोचना है। देखिए, अगले लेक्चर में हम लोग समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण, मतलब कि ऐसे कोई प्लेट रहे अनंत लंबाई के ऐसे, तो इस पर Q आवेश फैला है, तो इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र आएगा वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से नोट, मतलब इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, वीडियो अच्छा लगा, अच्छी चीज समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आप लोगों को पसंद है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।